तो आई थिंक हम टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द लेडीज, क्योंकि उनकी वजह से ये पूरा वर्ल्ड है। लेडीज की वजह से ही आई थिंक एवरीबडी एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स और वर्ल्ड। तो आप जितने भी लेडीज ने ज्वाइन किया उनको हैप्पी वुमेन्स डे फ्रॉम आवर कंपनी। एंड टुडे आई थिंक वी विल हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये वर्ल्ड में एक पहली बार होगा कि आपको साइकोलॉजी को भी हम इंक्लूड करेंगे वेट लॉस में। जनरली हमें लगता है कि डाइट और एक्सरसाइज ही दो चीजें हैं, जबकि मेरे हिसाब से जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप अपने आप को न्यू हैबिट्स में डालते हो, किस तरह से उस हैबिट्स को आप स्ट्रेंथन करते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम ओवरलुक कर देते हैं और काफी बारी हमें लगता है कि इसकी हमें जरूरत नहीं है। दूसरा बॉडी टोनिंग वाला पार्ट कि जब वेट लॉस हो रहा है तो कैसे अब स्किन लूज ना हो, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। So I think we have very good speakers today. I think first is Miss Sanjana Bose. She is from Listen and a very qualified clinical psychologist. Dr. Khalid is also here. He is a fitness expert or a physiotherapist. So first we will do the psychology session. आप अपने queries पूछेगा, then एक brief 5-10 मिनट का मेरा session होगा और 20-25 मिनट का last में physiotherapy session होगा for your toning exercises for lower body part. So I think Sanjana madam can introduce herself and start her session now. Sure. Thank you, Dr. Rajat. Thank you so much, team, for giving me the opportunity. हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजीना बोस है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, लिसन के साथ काम करती हूँ। हमने अभी सर के साथ टाई अप किया है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी अलग अलग वेबिनार्स के थ्रू हम टॉपिक्स के बारे में बात करें कि मेंटल हेल्थ वाला जो कंसेप्ट है वो कैसे कैसे इम्पैक्ट करता है वेट लॉस और वेट गेन में, और वेट लॉस में क्या क्या चीजें हैं जो हमें यूज करनी चाहिए रेगुलरली ताकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो मैनेज रहे, बॉडी केमिकल्स मैनेज रहे, एंड उसी की वजह से फिर आप हेल्दियर वेट लॉस की तरफ जाएंगे। कोई भी अगर प्री पोस्ट सर्जरी रहेगी सो दैट विल आल्सो बी मैनेज्ड। एनी issues, difficulty that you face, we'll make sure that the strategies help you in practical terms. Okay. Can I move next slide करेंगे please? Hello. Right. इसके बाद next slide. Next, please. Next slide. Hello. Alright. Anyways, तो जैसे कई बार होगा, जैसे आपको अगर एक्सपीरियंस किया हो, आपको सर दर्द बहुत कॉमन होता है। कभी ऐसे हुआ है कि स्ट्रेस हुआ उस वजह से सर में दर्द शुरू हुआ है, हेडेक, ये काफी आगे आ गए हैं। मुझे शेयरिंग राइट्स दे देंगे तो मैं अगर शेयर कर पाऊँ अपनी स्क्रीन प्लीज। मैम कौन सा पेज पे आना है? चौथा स्लाइड होगा। ठीक है, तो कई बार होता है मन परेशान है, मन बेचैन है और सर में दर्द शुरू हो गया है। कभी हुआ है किसी को? मतलब आप हैंड रेज यूज कर सकते हैं। ये चीजें, ये एग्जाम्पल्स हैं कि जो मेरा माइंड है और मेरा शरीर है वो कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि भूख लगी है लेकिन पेट में भूख नहीं लगी है, मन की भूख है, आंखों की भूख बोलते हैं जिसे। तो वो चीजें भी होती है। सो मेंटल हेल्थ कई बार होता है कि नींद नहीं आ रही है, उसमें भी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जा रहा है और उससे वेट लॉस फिर ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह रहा है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो जा रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, घबराहट, बेचैनी हो रही है। एंड क्या हो रहा है कि उस वजह से मेरे बॉडी पे असर आ रहा है। बॉडी पे क्या असर आता है, मैं इमोशनल ईटिंग कर रही हूँ। जब मेरा मन उदास है, बेचैन है, मैं कुछ ना कुछ जंक खा रही हूँ। उससे क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है, ब्रेन केमिकल बोलते हैं उसको। तो वो एडिक्शन हो जाता है, फूड एडिक्शन हो जाता है उसकी वजह से।
उदासी हो रही है, बेचैनी हो रही है, मैं एक्सरसाइज करना छोड़ दे रही हूँ, एक ही जगह पे स्टैग्नेंट हो जा रही हूँ, वेट गेन मेरा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कई बार हो रहा है कि किसी दवाई से भी वेट गेन हो रहा है, उदासी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गया है, उससे भी मेरा वेट गेन हो रहा है, नींद आनी बंद हो गई है, तो मुझे भूख लगनी ज्यादा शुरू हुई है, और मुझे जो फुलनेस वाली फीलिंग आती थी कि मेरा पेट भर गया है, वो फीलिंग चली गई है। सो आप देख रहे हो कि एक एक चीज जो मन की है, सर में दर्द होना, भूख लगना, बेचैनी होना, उदासी होना, वजन बढ़ना, स्टैग्नेंट हो जाना, सारा ट्रीटमेंट यूज कर लिया, लेकिन दैट वेट इज नॉट गोइंग डाउन। So that means your mind and body are connected together. उसी में शरीर को कैसे रिलैक्स करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, उसी बारे में हम बात करेंगे। प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं है सर। आमिर सर, हेलो। आफरीन आपको दिख रही है? मुझे प्रेजेंटेशन दिख, अच्छा अब दिखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। इसके बाद वाली स्लाइड सर। राइट। सो व्हाट इज माइंड एंड बॉडी कनेक्शन? कोई अपना आइडिया शेयर करना चाहेगा? आपके हिसाब से माइंड बॉडी कनेक्शन क्या होता है? कोई भी, अगर आप अनम्यूट करना चाहे या चैट के माध्यम से बताना चाहते कि माइंड बॉडी कनेक्शन आपके हिसाब से क्या है और हम क्यों बात कर रहे हैं। ऑल्दो मैंने बताया ही कुछ कुछ चीजें, बट आपका क्या नजरिया है? सबका नजरिया जान के इट वुड बी हेल्पफुल knowing what are your perspectives on this, that what do you feel mind and body connection is? Because ऐसा तो है नहीं कि मेरा माइंड मेरे बेरियाट्रिक प्रोसेस को असर नहीं दे रहा है। तो जो माइंड एंड बॉडी है ना, वो कनेक्टेड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ठीक है। और कई बार होता है उस शरीर का इमोशन पे रिस्पॉन्स ज्यादा आता है, मेरी इमोशंस है, मेरी ईटिंग हैबिट्स पे असर दे रहे हैं, मेरी रिकवरी पे असर दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट पे असर दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं खाना ठीक से नहीं खा रही हूँ, मैं दवाइयां छोड़ दे रही हूँ, उदासी परेशानी हो रही क्योंकि मेरा मोटिवेशन कम होता जा रहा है, तो वो सारी चीजें मेरे शरीर पे, मेरे रिजल्ट पे असर जरूर करेगी कि जो मुझे प्रोसेस कराना है, ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या होता है, कोई चीज प्लेजेंट अगर मैं अपने लिए करूं तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। सोमैटिक इंटरवेंशंस होती है, सोमैटिक थेरेपी होती है, हम बेरियाट्रिक पेशेंट्स के साथ साथ ये सारी चीजें भी करते हैं, कई सारे बॉडी इमेज इश्यूज भी आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर प्लीज। ठीक है, तो स्ट्रेस का असर क्या आ रहा है आपके, जब प्री सर्जरी हो, जब सर्जरी हुई है या कोई भी प्रोसीजर हो रहा है, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर भी हो रहा है, अगर उसमें चिंता, परेशानी, घबराहट ज्यादा हो जा रही है तो वो उसके आउटकम पे असर करती है। इसके अलावा क्या हो रहा है, सर्जरी के बाद जब इमेज, बॉडी इमेज कंसर्न, पहले मेरा वजन, साइज, बॉडी शेप डिफरेंट था, उसके बाद जो मेरा बॉडी शेप आया उसको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं खुद को एक्सेप्टेंस में टाइम लग जाता है ये सारी चीजों में, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस कैन ट्रिगर इमोशनल ईटिंग, ये हम बार बार बात कर रहे हैं, मैंने सब फॉलो कर लिया, सब कर रही हूँ, लेकिन मेरी इमोशनल ईटिंग कम नहीं हो रही है क्योंकि मेरा स्ट्रेस इतना हाई है। तो उस वजह से वो चीजें होती है। हार्मोनल इम्पैक्ट, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, ये सबको पता है। जब स्ट्रेस बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रही है, तो वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्पैक्ट हो जाता है, कुछ हो ना हो सबसे पहले। तो इसका मतलब ये है कि मेरा माइंड मेरे शरीर पे कितना असर देता है, ठीक है। आमिर सर, प्रेजेंटेशन अभी भी विजिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो होता है, एक बार स्ट्रेस पे मैं कोप नहीं कर पा रही हूँ, स्ट्रेस बिल्कुल ही मेरा थ्रेशोल्ड खत्म होता जा रहा है। तो जैसे मैंने बताया, प्री सर्जरी दिक्कतें आती है, पोस्ट सर्जरी परेशानी होती है, वेट रीगेन कर लेते हैं, इमोशनल ईटिंग होने लगती है, हार्मोनल इम्पैक्ट आता है, ये सारी चीजें इम्पैक्ट हो जाती हैं अगर हम
माइंड बॉडी इंटरवेंशन फॉलो ना करे तो। ठीक है, स्लाइड सिर्फ मुझे नहीं दिख रही है या किसी को भी नहीं दिख रही है? I guess मैम it's visible. सबको दिख रही है मैम, आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं, we are seeing all the slides. आपको शायद स्क्रीन पे नहीं ला रहे आप उसको, क्योंकि हमें तो दिख रहा है सबको। हाँ, We are all seeing yes, the slides. alright, okay, thank you so much. alright, तो अगेन, तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, जब माइंड बॉडी इंटरवेंशन, जो हम सोमैटिक थेरेपी की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, उसमें जो जो डिस्कशन होगी वो होगी रिलैप्स प्रिवेंशन की, कोई चीज फिर से ना हो जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, मतलब इससे पोस्ट प्रोसीजर जो होता है ना, उसमें लाइफ कैसे आपकी बेहतर हो सकती है वो चीजें मैनेज। इसी के साथ साथ आप जो स्ट्रेस को जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि मेरे हार्मोनल चेंजेस हो जा रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो जा रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं होती हैं, तो वो सारी चीजें हेल्पफुल होने लगती हैं। ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग बेहतर होने लगता है। So all of these are the reason, ये आपको आउटकम भी मिलता है, ये हमारा रीजन भी है कोई चीज हम क्यों फॉलो करते हैं। कभी किसी ने जेकब्सन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन सुना हो, कभी किसी ने अदरवाइज कोई ब्रीदिंग स्ट्रैटेजी करी हो 4-4-4, किसी ने सुना है? हाँ ना कुछ। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। ऑलराइट, तो देखिए कई बार ना स्टोरी से हमें बेहतर पता चलता है। तो एक स्टोरी में बेसिकली रियल लाइफ केस स्टडी है, ठीक है। तो दिस इज अ 42 years old, आई थिंक, है ना, 42 years old। शी वाज दिस पर्सन whose नेम हम ऑब्वियसली चेंज कर देते हैं। शी वेंट थ्रू बेरियाट्रिक सर्जरी, ऑपरेशन कराया उन्होंने। ऑलमोस्ट 100 किलो 290 पाउंड्स है, सो 130 किलो के ऊपर वेट था। बहुत सारी दिक्कतें आई उन्हें, टाइप 2 डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की दिक्कत और उदासी की दिक्कत हो गई। तो लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनसे स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, इमोशनल ईटिंग बहुत ज्यादा थी, हेल्थ मैनेज करने की हर कोशिश कर ली, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा था। सर्जरी के बाद रिकवरी बेहतर नहीं हो रही थी, उन्होंने सर्जरी कराई, सारी चीजें कराई, बट इमोशनल हीलिंग ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो नाउ व्हाट डिड सारा डू? तो सारा को कैसे सपोर्ट मिला? अगेन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड, इसके बाद वाला स्लाइड। राइट, सो माइंड बॉडी कनेक्शन में क्या क्या चीजें करी जाती हैं? रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है, विच इज जेकब्सन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। सो ये बेसिकली क्या है, हम अपनी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेच करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ये समझ लीजिए पूरा फीट से लेके टॉप ऑफ द हेड तक पूरा बॉडी रिलैक्सेशन होता है, मसल पुल होता है, मसल रिलैक्स होता है। आइडिया ये है, इसमें खड़े होकर तो कर नहीं सकती कुछ कुछ, बट अगर मैं बोलूं मसल टेंशन करना है, तो जैसे मुझे हाथ को मैं ऐसे टेंस कर सकती हूँ या ऐसे फिस्ट बना सकती हूँ, और फिर सांस अंदर एंड होल्ड करूंगी थोड़ी देर एंड रिलीज। ऐसे ही पूरे फीट से लेके, मेरे फीट से लेके पूरा टॉप ऑफ द हेड तक होता है कि पैरों को अगर आप स्ट्रेच करेंगे, पहले मसल स्ट्रेच करेंगे, सांस अंदर लेंगे, मसल रिलैक्स करेंगे, सांस बाहर करेंगे। सो स्ट्रेच, ब्रीथ, रिलैक्स, होल्ड। ठीक है, सो ये पैटर्न हम फॉलो करते हैं, गाइडेड इमेजरी करते हैं, दैट प्री एंड पोस्ट दोनों टाइम करते हैं। व्हाट इज दैट आइडियल इमेज दैट यू आर लुकिंग फॉर? जो आप कि क्या क्या चीजें आप इमेजिन करो, आप चीजों को चेंज करते हो, बट एंड ऑफ द डे बॉडी तो मेरी ही है। वो चीज मुझे क्या चेंज करना है, किस वजह से चेंज करना है,
वंस दैट इज एड्रेस, उसके बाद हम कोई भी प्रोसीजर, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर यूज करते हैं। उसके बाद हम फिर बात करते हैं, नाउ दैट माई बॉडी हैज चेंज्ड, अब इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना है। पहले एक तरह से दिखते थे, अब एक तरह से दिखते हैं, बट क्या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है उससे? क्या मेरा सेल्फ एक्सेप्टेंस चेंज हुआ है, कोई नजरिया चेंज हुआ है, या मेरी बॉडी इमेज जो है वो किसी और के ओपिनियन पे डिपेंडेंट है? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस। टॉकिंग टू समवन इन द सेंस दैट काउंसलर हम कई बार पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, रीफ्रेमिंग का कंसेप्ट होता है। मेरी बॉडी में पता नहीं क्या हो गया है, क्या किया है मैंने, कोई चीज अच्छे से नहीं कर पा रही। Instead, I need to change that narrative कि my body is healing and I'm treating it with care. Mindset shift होता है, reframing perspective से देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है चीज को देखने का। I have gone through my procedure, my body is healing, and gradually I will understand that I am treating it with care. Next is eating the right way. Eating the right way, mindful eating बहुत prevalent concept है। Mindful eating क्या कहता है? एक तो खाते टाइम डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, जैसे सब बोलते हैं जनरली। खाना तब खाना है जब पेट में भूख लगी है। सो देयर इज अ डिफरेंस, आंखों की भूख और पेट की भूख। मुझे कैसे पता चलेगा मुझे जेन्युइनली भूख लगी है? मुझे पेट में आवाजें आती है लोगों के, बॉडी वीकनेस होने लगती है, या एक सर्टेन टाइम है जब मैं खाता हूँ या खाती हूँ, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लो डाउन, चूइंग पूरी होनी चाहिए खाने की, और जब मुझे लगे मेरा पेट भर गया है वहीं पे रुकना है, नो एक्स्ट्रा मीठा। जब हम सोचते हैं दैट दिस इज वेयर अ लिटिल एक्स्ट्रा इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हेन इट गोज ऑल हेवायर, ठीक है। माइंडफुल ईटिंग एंड माइंडलेस ईटिंग। माइंडलेस ईटिंग इज हमने बस खाना निगल लिया है, टीवी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है और मुझे कोई होश ही नहीं है। माइंडफुल ईटिंग तब होती है आई एम लिसनिंग टू माई बॉडी व्हेन इट्स फुल एंड आई स्टॉप व्हेन इट्स फुल। ईटिंग एट सेट टाइम, सो आई हैव अ रूटीन पैटर्न जिस समय मैं खाना खाती हूँ। जब मैं खा रही हूँ सिर्फ खाने पे फोकस है, नो मोबाइल, नो टीवी, नो नथिंग, वो एज अ शोर चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और खाना तभी खाना है जब स्टमक हंगर हो, नॉट मेंटल हंगर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Further, I need to build healthy coping mechanisms. Healthy coping mechanisms क्या होते हैं? Healthy coping mechanisms ये होते हैं कि अगर मेरा default stress eating है, so मैं या फूड ईटिंग एडिक्शन जैसा पैटर्न बन रहा है, तो मैं उसको डिले करूंगी। जब भी मेरा मन कर रहा है दैट आई नीड टू ईट, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ईट इन द सेंस अब आंखों की भूख है, मेंटल भूख लगी है, पानी पी लो, भूख चली जाती है। यू कैन डिले योर क्रेविंग। जो एक क्रेविंग उठी है कि आज ये खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग दिस, so you can delay that time, distract yourself, किसी engage yourself in some activity. So drink water, delay and distract, right? So and the last and foremost is deep breathe. So just अगर मुझे वो thoughts परेशान करें that I need to eat, I need to constantly eating, there is something that's lacking in this food, so I'll just take a deep breath and let it be. So that's how we do it. ठीक है, so ये सारी चीजें जब follow किया सारा ने, what, how did it help Sara? Can we move to the next slide, please? So once she improved her eating pattern, what happened was that her self-esteem got better, that she could do better in her life. A proper structured routine was established. Further, the stress management was better to the extent that her treatments now became effective. So the mental barrier or the emotional block tha, that was resolved through all of these strategies. Okay, so this is where Sara improved. So और क्या strategies, I'll talk more about it. Can we move to the next slide, please? Next slide.
इसके बाद वाला स्लाइड कीजिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। ठीक है, आई थिंक मेरे में लाइन है सो एनीवे positive visualization in that what happens is it helps you manage your emotions better. So ask, खुद को पूछिए कि मुझे क्या फील हो रहा है, क्या मेरे मन में चल रहा है, किस चीज को लेके है, और ये जो मैं इमोशन फील कर रही हूँ वो मुझे कहाँ पे फील हो रहा है, किसी बॉडी पार्ट में। कई बार होगा स्ट्रेस हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, जैसे मैंने पहले बात करी, घबराहट हो रही है, यू आर फीलिंग इट इन योर स्टमक। So all of those things need to be taken in account. How can I change my negative thoughts? Okay, so first, what is the emotion that I'm feeling? Second is, how is that emotion affecting my body? And further, what you are doing is you are trying to understand जो negative thought है उसका alternative क्या हो सकता है, जो मुझे, क्योंकि इन चीज का रूट कहीं ना कहीं जड़ जो है वो मेरे विचारों में है। तो जो नेगेटिव थॉट आ रहा है उसका उल्टा क्या हो सकता है, उसका पॉजिटिव क्या हो सकता है। अगर मुझे नेगेटिव ही सोचना है तो मैं नेगेटिव के साथ साथ उसका दूसरा नजरिया जो है पॉजिटिव वो भी सोचूंगी। तो दैट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर हियर। ठीक है, अच्छा, नाउ कमिंग बैक, I think I lost the screen, sorry. इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मुझे स्लाइड्स में थोड़ा वो इशू आ रहा है, आई थिंक मेरी तरफ से लैग होगा, तो आई जस्ट कंटिन्यू विद द कंटेंट। पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, ये स्लाइड नंबर 14 होगा। So positive self-talk में क्या होता है? You need to tell yourself the good things, that it is an inner monologue. जो मेरा constant inner critic चल रहा है that this won't be possible, this is not going to happen, I have tried everything possible, हर surgery, हर procedure try कर लिया मैंने, but this is not helping. So that is when I need to tell myself मेरा जो negative perspective है उसका opposite क्या है, या क्या चीज है जो मुझे अगेन ब्लॉकेज दे रही है। ठीक है, दैट वेयर इज दिस नेगेटिव थॉट कमिंग फ्रॉम। कई बार होगा दैट मुझे बार बार एक ही चीज बोली गई है तो वो मेरे मन में बैठ गई है क्योंकि मैंने वो चीज सीख लिया है। तो अगेन रीस्ट्रक्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर यही सिचुएशन में अपने दोस्त को एडवाइस देना होता, क्या बोलते, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दैट इज अनदर स्ट्रैटेजी। ईटिंग वेल एंड मूवमेंट और नॉन नेगोशिएबल की डाइट, एक्सरसाइज, फिजियो सारी होनी चाहिए। सो इट विल बी 15th स्लाइड। Eat well and move more, उस पे आ गए मैम, स्लाइड पे अब। आप बिल्कुल है। So this is a total non-negotiable aspect where processed food को भी try and reduce, जो भी बनेगा घर पे बनेगा, because कई सारे फूड आइटम्स होते हैं जो अगेन मेरा स्ट्रेस हार्मोन को भी बढ़ा रहे हैं। सेरोटोनिन जो मेरा हैप्पी हार्मोन होता है, एंडोर्फिन जो मेरा हैप्पी हार्मोन होता है, वो चीज भी इम्पैक्ट हो जाती है। ठीक है, सो दैट ऑल ऑफ दोज इंक्लूडेड कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन माय मेंटल हेल्थ। तो इसीलिए बोलते हैं दैट गो एंड मूव। तो मूवमेंट स्ट्रैटेजीज होती है, मूवमेंट एक्सरसाइजेज होती है, या जनरल एक्सरसाइज जो आप करते हैं वो हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज, हैप्पी केमिकल्स भी रिलीज करती हैं, ऑफ कोर्स वेट लॉस में भी हेल्प करती है। सो आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों कनेक्टेड है इन दैट वे। ओके, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? स्लाइड चेंज करो मुझे आई थिंक स्लाइड्स में
विजिबिलिटी इशू आ रहा है। इसके बाद वाला स्लाइड प्लीज। शॉर्ट एक्सरसाइज, आई थिंक आई विल स्किप इट, आई विल कम बैक टू इट लेटर। आप इसके बाद वाला स्लाइड कर दीजिए प्लीज। स्लाइड चेंज कर दीजिए। वीडियो टाइम हाँ, मैं टाइम लिमिट को रखते हुए चीजों को बैलेंस आउट कर रही हूँ। ठीक है। सो स्टेइंग कनेक्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप्स जो होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। जहाँ पे आप अकेले आइसोलेटेड होने लगे, अगेन वो सारी चीज इम्पैक्ट करती है मेरे मेंटल हेल्थ को। सो दैट इज वेयर आई वांट टू स्टॉप completely, that I will not isolate myself. जो भी healthy connections है, या जैसे यहाँ पे ये आपका इन डिवाइन का ग्रुप है, stay connected with people, that is very important. So this again will help you invest time consciously on yourself. Unhealthy relationships को आप identify कर सकते हैं। stress, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें कम हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं। अगेन कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आई विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज बायलैटरल स्टिमुलेशन। ठीक है, बटरफ्लाई हग होता है। उसमें क्या करना होता है? इट्स सिंपल। आई विल क्रॉस माई आर्म्स। ठीक है, cross your arms over the chest and gently left, right, left, right. So bilateral, again bilateral, I mean दोनों साइड से स्टिमुलेशन है ये। क्या होता है? कोई भी डिस्ट्रेस होता है, कोई भी चीज, इमोशनल ईटिंग ट्रिगर, जब मुझे लग रहा है मुझे खाना है बहुत ज्यादा, कोई मेरा पैटर्न में डिविएट कर रही है, सो दिस इज व्हेन इट विल हेल्प यू। सो जस्ट ब्रीथ इन and continue this for at least 15 minutes, 15 to 20 minutes ज़्यादा भी कर सकते हैं। That is very important. Again, कभी भी स्ट्रेस होता है, एंड ये ऐसा कुछ इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आपको बार बार करना है। ठीक है, सो दैट इज अगेन एन एस्पेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, समथिंग कॉल्ड एज it's a Japanese strategy. Somatic release होता है through gentle shaking. It would be the next slide. I think मैंने slide update करी थी, आपको दिखनी चाहिए वो। आमिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। जैकब्सन्स टेक्निक, हाँ यहीं कहीं पे रखो। एक्चुअली मुझे ना स्लाइड दिख नहीं रही है, तो इसलिए इशू आ रहा है। I will anyway. Gentle shake. Anyway, तो आप क्या मैम स्लाइड नंबर बता दीजिए, मैं उस हिसाब से लगा दूंगा। नहीं, मैंने थोड़ा अपडेट किया था, तो इसलिए मैं आपको फिर से शेयर कर रही हूँ। Somatic release through gentle shaking. हाँ, somatic release through gentle shaking. So in this, what happens is you just have to stand properly. अभी तो मैं अगेन बैठी हुई हूँ। मैंने अपडेट करके इसमें वीडियो भी डाल दी है, तो जब आप क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। You just need to ऐसे रिलीज योर आर्म्स, रिलीज योर बॉडी, एंड पूरा शेक करना है। एक एक लेग, एक एक बॉडी पार्ट शेक होगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल स्ट्रैटेजी in your emotional release, in your trauma release, all of those factors. बस slow down, take a deep breath, start with your shaking, and ऊपर से हाथ से भी शुरू कर सकते हैं, पैरों से भी शुरू कर सकते हैं। It's just you need to move every of your body parts. And इसमें टाइम नहीं लगता, तो कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगेन अब्रप्ट शेकिंग, रिमेंबर अगर किसी को यहाँ पे दर्द है तो बस स्ट्रेच करना, एकदम से ऐसे अब्रप्टली शेक नहीं करना है। कहीं भी दर्द है, स्लो शेकिंग, बट इट विल हेल्प रिलीज ऑल द इमोशन, ऑल द टेंशन जो मेरा माइंड मेरे बॉडी में स्टोर करता है। धीरे धीरे इमोशनल
ईटिंग के टाइम भी जब हम ये करते हैं बॉडी अवेयरनेस भी बढ़ती है, यू गेट अ बेटर एनर्जी लेवल एज grounding exercise. This is where आमिर चेंज स्लाइड। हाँ बस रुक जाइए। ग्राउंड एक्सरसाइज 5 4 3 2 1 मेथड। तो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज क्या होता है, मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई, कुछ समझ बस अब मैं धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट के टच में कैसे आऊंगी। आई विल काउंट 5 चीजें जो मुझे दिखाई दे रही हैं, 5 चीजें मुझे मेरा चश्मा ही सामने दिख रहा है, सोफा है, टेबल है, ब्लैंकेट है, चेयर है। मैं वर्बली बोलूंगी उनके नाम। इसके बाद जो होता है 4 चीजें जो फील हो रही है, कहने का मतलब है अगर मैंने यहाँ पे टेबल पे हाथ रखी, मेरे सामने टेबल है, मेरे पास आगे लैपटॉप है, उसमें क्या फील हो रहा है, यहाँ पे बेडशीट है तो मुझे उस पे टेक्सचर को फील हो रहा है, मेरे टी शर्ट का टेक्सचर फील हो रहा है। अगेन दीज आर वेरी हेल्पफुल in resolving the immediate stress that you're feeling. All right, and then 3 things that you can hear. जैसे अभी तो मैंने ईयरफोन्स लगा रखे हैं तो उसमें नॉइज कैंसलेशन है, सो बट देन अदरवाइज व्हाट कैन आई हियर, जैसे मेरे घर की बेल बजी है वो मुझे सुनाई दे रहा है। इसके अलावा बाहर ट्रैफिक है, वो चीज है जो मुझे सुनाई दे रही है। और क्या क्या है जो मुझे सुनाई दे रहा है इस समय, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें रिकॉल करूंगी। 2 थिंग्स यू कैन स्मेल, कोई स्मेल आ रही है आसपास, एक चीज जो आप टेस्ट कर पा रहे हो, मतलब मुंह के अंदर क्या टेस्ट फील हो रहा है। तो ये सारी चीजें होती है। इमोशनल ट्रिगर्स को कम कर देता है। ओवरवेलमिंग इमोशंस, जो मतलब इमोशन ऐसा लग रहा है काबू में ही नहीं आ रहे हैं, वो चीजें कम हो रही हैं। इसी के साथ साथ माइंडफुल भी हो रहे हैं हम। सो ऑल ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज एक चीज है जो बहुत हेल्प करती है हमें। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट ऑन अ डेली बेसिस। ये स्ट्रैटेजीज मैंने इसलिए खासकर डिस्कस करी है क्योंकि ये चीजें हम रोज कर सकते हैं, कभी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर और मैं ये कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करूंगी तो मेरा बॉडी अवेयरनेस बेहतर रहेगा, मेंटली आई विल बी हेल्दियर, और जो मेरा प्रोसीजर के प्री एंड पोस्ट रिजल्ट्स है वो मुझे बेहतर मिलेंगे, ठीक है। तो टू कंक्लूड इट ऑल और टू समराइज इट ऑल वाले स्लाइड पे आइएगा प्लीज। आ गया मैम, स्लाइड सबको दिख रहा है? ठीक है, ग्रेट। I'll get my net checked. तो बेसिकली ऑल इन ऑल माइंड बॉडी कनेक्शन जो होता है मेरी बैलेंस्ड लाइफ कर देता है। सोमैटिक स्ट्रैटेजीज में जितना बेहतर यूज करूंगी मेरा लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होगा, ट्रीटमेंट का आउटकम बेहतर होगा, माइंड एंड बॉडी बेहतर रिलैक्स होगा। यू गेट यूज टू हैबिट बिल्डिंग। सो कभी कभी मेरी हैबिट्स कंसिस्टेंट नहीं रहती, वो सारी चीजें बढ़ती हैं। इमोशनली एक्सप्रेशन बेहतर हो जाता है, यू बिकम मोर रेजिलिएंट। तो अभी कोई स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तो आप बेहतर डील कर पाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है नींद भी इम्प्रूव होने लगती है। ये स्ट्रैटेजीज का कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड विद दिस, एज आई सेड, प्री एंड पोस्ट impact of the treatment is much better and in a positive way. अगर कोई भी ब्लॉकेज रह रही है सालों से, रिजल्ट नहीं आ रहा है, you will see those results. हम हर सैटरडे सर के साथ न्यू टॉपिक पे बात करेंगे और ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। और एक टॉपिक पे दूसरा टॉपिक बिल्डअप होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि अब्रप्टली कर रहे हैं। So this is something from my end. Hope it was useful for you. We should thank Sanjana ma'am. We should clap for her. बहुत ही she has taught us a lot of new things. सिखाया मैं सब कि मैम ने सिखाया कि आप mindfulness करें. You should be mindful what you are doing. तो आपको अपनी mindful, जैसे eating है तो mindful eating करनी है। और जो मैम ने सबसे चीज
चीज बताई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब भी आपको क्रेविंग करें, डेविएट करें और साथ में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। जब भी क्रेविंग होगी, अगर आप ये 4 चीजें करोगे जो मैम ने बताया, तो आपकी जो क्रेविंग है वो आप कंट्रोल कर पाओगे। और उसके बाद अगर इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है आपके ऊपर, तो मैम ने 3 एक्सरसाइजेस बताई हैं, ऑल्टरनेट शोल्डर टैप, जनरल शेकिंग, और तीसरा मैंने बताया ग्राउंडिंग, कि अपने एनवायरनमेंट को आप देखो आसपास, क्या आपको दिख रहा है, क्या आप सुन रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, ये सारी आसपास की जो चीजें हैं उनको देखना है। तो ये जो इमोशनल रिलीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर एक जो मैंने सेकंड बताया था शेकिंग, इसके ऊपर ओम मेडिटेशन होती है, विच इज वेरी इंटेंस मेडिटेशन। मैंने वो मेडिटेशन करी हुई है, तो आई कैन कनेक्ट विद इट कि इट रिलीजेस लॉट ऑफ इमोशंस। अगर आपको रोने का मन कर रहा है तो रो लो उस टाइम, डोंट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम क्राइंग। काफी बार हम अपनी इमोशंस को दबा देते हैं कि रोने का मन कर रहा है कि यार क्या सोचेंगे, मैं तो वीक हूँ। जबकि जो आदमी रो लेता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसने अपना इमोशन रोने के बाद उसको जीरो कर दिया, मतलब वो अंदर से बॉटल्ड अप नहीं। अगर हंसी आ रही है तो हंसो, इशू क्या है उसके अंदर, रोकना क्यों है? किसी पे गुस्सा आ रहा है तो अकेले में बैठ के गुस्सा निकाल लो, ये नहीं कि वो सामने आएगा तभी उसको पलटेंगे। मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है इस पे, जब कोई मेरे साथ बदतमीजी करता है, गलत काम करता है, तो मैं कॉपी पेन लेके उसको लिख लेता हूँ कि मैं अगर मेरे सामने होता ना तो मैं इसको ये सब चीजें बोलता। जब मेरे को गुस्सा आ रहा हो, थोड़ी देर बाद जो कुछ होती है तो माइंड लिया इमोशन और मैंने वो लिख लिया। फुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है खाना खाने के टाइम में। जो मैम ने बताया कि जब भूख लगे तभी खाओ, ये नहीं कि मुझे तो खाना है, टाइम निकल गया मैंने तो खाया नहीं। तो जब लोग कोई प्रोसीजर कराते हैं उसके बाद वो ना माइंडफुलनेस की तरफ नहीं जाना चाहते। अगर कोई बलून करा रहा है या कोई सर्जरी करा रहा है या कोई कुछ और डाइट ले रहा है, तो दे स्टार्ट फाइटिंग विद इट, ये तो टेम्परेरी है, हमें तो वैसे ही करना है जैसे हम पहले थे, हमें चेंज नहीं होना। तो अगर आप चेंज नहीं होंगे तो रिजल्ट्स आएंगे नहीं। Anybody wants to know how a uterine balloon procedure is done? तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, नहीं है तो once again we should thank Sanjana ma'am, and she will be there every Saturday with new things. Today I have learned a lot. I hope कि ये बहुत important चीज है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी आपको वेट लॉस के लिए साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं बताएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी ही है वेट लॉस के लिए। किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरह से आप खा रहे हैं, और जब भी भूख लगे आप जितना आपको पेट भरने के लिए खाएं, जब 80% पेट भर जाए तो रुक जाए। दैट इज द आइडियल वे टू। उनका वीडियो देखना है कैसे यूरिन बलून होता है। एनीबडी किसी ने हैंड रेज किया होगा, आई थिंक समबडी, सर आई डोंट नो, आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज एवरीबॉडी। आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। 5 steps Allurian gastric balloon आई थिंक ये 5 steps Allurian balloon प्रोसीजर है, इसको हम दिखा देते हैं जिससे सबको पता चल जाए कि ये इतना सिंपल प्रोसीजर है। पानी अभी एक सुबह भी हमने प्रोसीजर कराया, आई थिंक बरका मैम इज विद अस, शी हैज अंडरगॉन द प्रोसीजर इन बॉम्बे टुडे, आई एम इन बॉम्बे एज वेल। तो हम एक कैप्सूल को पानी के साथ फिल डालते हैं, फिर हम एक्सरे से चेक करते हैं। वी यूज अ स्टिलेट, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू डू द प्रोसीजर। और उसके बाद कैप्सूल थ्रेड को देख के हम फिलर लिक्विड को थ्रेड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये कैप्सूल बलून में कन्वर्ट हो जाता है। इट टेक्स 3 मिनट्स। उसके बाद हम एक और एक्सरे करके बलून की पोजीशन चेक करते हैं, स्टेप 4, और स्टेप 5 में थ्रेड को निकाल देते हैं। फर्स्ट ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारा खाना खा लिया है, तो फर्स्ट 24 to 48 आवर्स हल्का सा आपको नौजिया क्रैम्प आता है, उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। सी हाउ दिस सिंपल इट इज। आगे जाओ आमिर, नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक Hello everyone, myself Sonali Guru. I have gone through the gastric Allurian balloon last month on 17th and it's been 1 month now. सोनावली मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई थिंक हम सबके साथ शेयर करेंगे इसको। जी नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। नेक्स्ट स्लाइड आमिर, नेक्स्ट स्लाइड। Sleeve gastrectomy is a procedure where stomach is reduced to a size which is 10 to 15% of its original size। एंड ये हार्मोनल सर्जरी है क्योंकि ओबेसिटी हार्मोन डिजीज है, और इसके अंदर आपका जो ग्रेलिन हार्मोन है वो इफेक्ट होता है, और ग्रेलिन हार्मोन हटने की वजह से आपकी भूख कंट्रोल हो जाती है। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 to 6 मंथ्स के लिए होता है, उसके बाद भूख दोबारा से बढ़ती है। तो ये परमानेंट आपकी भूख खत्म करने के लिए नहीं है।
तो जब भूख बढ़ती है तो माइंडफुल ईटिंग आपके पास 6 महीने हैं सीखने के लिए। अगर आप माइंडफुल ईटिंग नहीं सीखेंगे और आप फिर वही गलत खाना खा लेंगे तो सर्जरी के बाद भी वेट बढ़ जाता है। तो ये स्टेपलिंग से होता है। इसके अंदर 3 रोज ऑफ स्टेपल्स आते हैं और जो स्टमक हम कट कर रहे हैं इसको हम स्टमक एब्डोमेन से बाहर निकाल लेते हैं। जिनका BMI 40 के ऊपर है या BMI 35 के ऊपर है और डायबिटीज है उसके अंदर ये प्रोसीजर हम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ आमिर। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा प्रोसीजर बाईपास होता है। आई थिंक ये आजकल इंडिया में बहुत कम हो रहा है, तो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ये है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। इसमें और स्लीव में ये फर्क है कि इसके अंदर एक स्टमक का पाउच बन रहा है और हम नीचे वाली इंटेस्टाइन के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे आपने एक ब्रिज को क्रॉस किया तो बाईपास हो गया एक स्टमक का पार्ट और इंटेस्टाइन का पार्ट। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये कि बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं GLP-1 और GIP, जिससे कि आपको भूख कम लगती है, आपकी इंटेस्टाइन मोटिलिटी कम होती है और इंसुलिन का इफेक्ट बढ़ता है। ये एक हार्मोनल सर्जरी है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी एक हार्मोनल सर्जरी है, सिर्फ भूख कम करने के लिए नहीं है, हार्मोन्स को चेंज करती है, लेकिन वो टेम्परेरी रहता है 3 to 6 मंथ्स में, जिसमें हमें अपनी हैबिट चेंज करनी है। नेक्स्ट। एक जो मेरा टेक होम मैसेज है जो मैंने आज सुबह ही पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर एक कैट दैट ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ लायन मस्ट लूज इट्स एपेटाइट फॉर राइट्स। मतलब क्या है इसका? अगर आपको फिट होना है, इफ यू हैव टू बिकम फिट, तो आपको जो पुरानी हैबिट्स हैं उनको चेंज करना है। अगर आपको फिट होना है तो पुरानी हैबिट्स को चेंज करना है, चाहे आप सर्जरी कराएं, चाहे बलून कराएं, चाहे आप कोई भी वेट लॉस डाइट लें। अगर आप पुरानी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। जो सर्जरी है, बलून है, वो आपको टेम्परेरी इफेक्ट देंगे। फिर सब लोग मेरे से पूछते हैं कि सर सर्जरी के 1-2-3 साल बाद क्या वेट बढ़ जाएगा? बैलून 4 से 6 महीने में निकल जाएगा तो क्या मेरा वेट बढ़ जाएगा? अगर आपकी हैबिट्स चेंज नहीं होगी तो बढ़ जाएगा। कोई भी सर्जरी भी, बैलून भी या कोई भी डाइट परमानेंट नहीं है। वो परमानेंट तभी बनेगी जब आप अपनी हैबिट्स चेंज करने के लिए तैयार होंगे। और जैसे कि इससे पहले वाले हमने टॉपिक में डिस्कस किया है, माइंडफुल ईटिंग, क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करना है, मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। हाउ टू कंट्रोल विद ऑल द 4 Ds एंड 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज टू कंट्रोल योर इमोशनल हेल्थ। कि जब भी आप इमोशनली बहुत ओवरवेल्म हो गए तो वो गुस्सा खाने के ऊपर ना निकालें, कि जब भी गुस्सा आ रहा है तो खाना खा लो, क्योंकि उससे डोपामिन रिलीज हो जाता है और हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। बट दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। तो जो मैम ने एक्सरसाइजेज बताएंगे, ऑल्टरनेट टैपिंग, आपकी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज, शेकिंग एक्सरसाइजेज, ये आप करें और भूख लगने पर ही खाना खाएं। ये नहीं कि यार मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, आज कुछ खाना है मुझे। खाना है। अगर आप खाना मेडिसिन की तरह खाएंगे तो लेटर ऑन जब लाइफ में आगे आपको मेडिसिन खाने की तरह खानी नहीं पड़ेगी। आज आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे सारी चीजें, तो आपको बाद में जो गुच्छा बन के 10-12 गोलियां खाते हैं रोज, शुगर, BP, थायराइड, लिपिड्स की और ब्लड थिनर, वो नहीं खानी पड़ेगी आपको। हेल्थ इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। तो अब मैं आई थिंक लास्ट सेशन जो है डॉक्टर खालिद को मैं बोलूंगा कि वो अपना लोअर बॉडी टोनिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट करें। और इस तरह का यूनिक सेशन पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगा, जहाँ पे साइकोलॉजी भी आपको मिल रही है, साथ में आपको प्रोसीजर्स के बारे में डिटेल भी मिल रही है और कैसे अपने आप को चेंज करना उसके बारे में भी बता रहे हैं, और बॉडी टोनिंग के बारे में भी आपको हम डिटेल बता रहे हैं। डॉक्टर खालिद आप हैं यहाँ पे? Yes, sir. I'm here. So you can proceed now. Yes, sir. We can. Good evening, everyone. So, अमर जी, स्लाइड आगे करिए प्लीज। सो लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट स्लाइड में जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे सारा वार्म अप है, ठीक है। तो हम ये 1 by 1 करेंगे। आप लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर आप लोग, मैं आपको देख पाऊँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट कर पाऊंगा कि कैसे करना है, या फिर हम ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं इफ यू वांट इट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बेसिकली फ्लोर पे या बेड पे भी आप ये कर सकते हो, मैट पे भी। इसमें आपको दोनों नीज को फोल्ड करना है और उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपर बॉडी को स्टेबल करने के लिए दोनों हाथों को एक्सटेंड करना है बाहर की तरफ, जैसे वीडियो में दिख रहा है। फिर उसके बाद आपको लोअर बॉडी को यानी नीज को आपको साइड बाय साइड रोटेट करना है, जस्ट लाइक दैट। ये आपको
10 to 20 रिपीटेशंस करने हैं, जिससे कि आपकी बॉडी मोबिलाइज हो जाए, आपकी लोअर स्पाइन मोबिलाइज हो जाए और एक्सरसाइजेस करने के लिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये करके दिखा सकता हूँ, अगर कोई किसी को कंफ्यूजन हो रहा है इसमें तो। आई थिंक किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हिप रोटेशन। नहीं उसी पे जाइए, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज था, उसी पे जाइए। हाँ, ये भी आपका वार्म अप है। इसमें आपको सिंपली खड़े होकर दोनों हिप्स पे आपको हाथ रखना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको रोटेट करना है अपनी बॉडी को, आपको जैसे बिल्कुल एकदम सेम इन द पिक्चर इस तरह रोटेट करना है। ये भी 10 to 20 रिपीटेशन हम कर सकते हैं। और जो थर्ड एक्सरसाइज है ये सबके लिए नहीं है। अगर किसी को बैक पेन हो रखा है, बैक में इशू है, तो वो चाहे तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी उसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है, जो नी टैपिंग है, हाई नीज बोलते हैं उसको, तो उसमें आप 1 by 1 मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है ये। तो इसमें आपको हाथों को यहाँ पे रखना है, जस्ट टैप करना है नीज को इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप 10 to 20 रिपीटेशन कर सकते हैं। 10 for each, just like that। और जो दूसरी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज बेसिकली आपकी हील रेज एक्सरसाइजेज है। इसमें आपको आप चेयर को भी पकड़ सकते हैं, आप वॉल पे ऐसे हाथ लगा के खड़े होके और इस तरह हील रेज कर सकते हैं अपने। जब आप हील रेज करेंगे तो आपके काफ मसल्स एक्टिवेट होंगे, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है लोअर लेग्स का, वो अच्छे से हो जाता है, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्रैम्प्स नहीं पड़ते, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो इसमें फर्स्ट जो एक्सरसाइज है ये हमारे एडक्टर्स ग्रुप के लिए है, इनर थाइज जो होती हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको सीधा लेटना है बेड पे सीधा लेटने के बाद दोनों नीज को फोल्ड करना है, फुली फोल्ड करने के बाद, और दोनों नीज के बीच में आपको कोई पिलो या फिर कोई बॉल आप रख सकते हैं जो फुटबॉल के साइज की हो। फिर इसको रखने के बाद आप उसको स्क्वीज करेंगे, दोनों नीज से दबाएंगे और उसको होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकेंड्स, देन रिलैक्स। फिर से इसको स्क्वीज करेंगे, दबाएंगे नीज से, फिर रिलैक्स। तो इससे क्या होगा कि हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इनर थाइज की, एडक्टर्स ग्रुप की। इससे क्या होता है कि हम जब भी वॉक करते हैं, चलते हैं, तो एक वॉकिंग पैटर्न होता है सब लोगों का, तो उसमें चारों कंपार्टमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, सबका बैलेंस होना चाहिए आपस में। तो अगर मान लीजिए आपके फ्रंट ऑफ द थाई आपके बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन है, या बैक ऑफ द थाई मसल्स आपके वीक हैं, या फिर आपके बेसिकली ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है कि जो आउटर थाई जो एरिया होता है एब्डक्टर्स, वो वीक मिलते हैं। जो आपको फोर्थ एक्सरसाइज में, जिसकी एक्सरसाइज फ्लोर पे की जा रही है, तो ये मसल ज़्यादातर लोगों के वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हिप हाइक करके चलना शुरू करते हैं। तो इसीलिए चारों कंपार्टमेंट की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज को हम 10 to 15 रेपिटेशन कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। और जो सेकेंड एक्सरसाइज है फिर वो हमारी बैक ऑफ द थाई हैमस्ट्रिंग के लिए हो गई, ठीक है। तो उसमें सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से खड़े हो जाना है। आप किसी चीज़ को पकड़ भी सकते हो बैलेंस करने के लिए। देन लिफ्ट योर हील अप एंड टेक इट डाउन। तो ये ध्यान रखना है कि आपका नी जो है आगे नहीं जाना चाहिए ऐसे। कुछ लोग करते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो अगर हमें हैमस्ट्रिंग के लिए करना है तो हम सिंपली ऐसे उठाएंगे ऊपर की तरफ। आई थिंक मैं दिख रहा हूँ सब लोगों को। इस तरह उठाएंगे, देन डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, ये बहुत आराम से करना है, अदरवाइज क्या होता है कि क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं इस पर। बाकी जिम में भी जाते हैं जैसे, तो क्वाड्रिसेप्स के लिए यानी कि फ्रंट ऑफ द थाई और लेटरल साइड ऑफ द थाई के लिए करते हैं,
बट इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। जिनको पता होता है वो करते हैं, बट अगर जस्ट आप डेली लिविंग ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं अपनी, तो आई थिंक आप जब पहली बार करोगे तो आपको थोड़ा आराम से करना है, स्लो। ये एक्सरसाइज दोनों पैरों के लिए करेंगे। ओके, थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, फ्रंट ऑफ द थाई के लिए एक्सरसाइज करनी है। तो फ्रंट ऑफ द थाई में क्या करना है आपको, सीधा लेट जाना है। आप बेड पे भी कर सकते हो इसको, या फिर आप फ्लोर पे मैट बिछा के भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, सीधा लेटने के बाद आपको दूसरा पैर जो फोल्ड कर रखा है तो वो अपने कंफर्ट लेवल पे आप कर सकते हो। अगर नहीं भी करोगे तो भी ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगर किसी को बैक में कोई पेन है या बैक में इशू आता है तो वो फोल्ड करके भी कर सकते हैं। तो उसमें जिस पैर को हम ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं वीडियो के अंदर, वो पैर की बात करते हैं। तो उसमें उठाने से पहले आपको अपनी नी को प्रॉपर लॉक करना पड़ेगा। जो आपका नी कैप होता है, नी कैप को अच्छे से ऊपर पुल करना पड़ेगा, जैसे कि नी प्रेस होता है। उसके बाद नी को लॉक करके तब ऊपर उठाएंगे, देन टेक इट डाउन। तो इसके हम 10 to 15 रिपीटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसको होल्ड भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, सो हाँ, ऐसे करके लेटना होगा। मैं बैठ के ही दिखा देता हूँ। तो नी को प्रॉपर लॉक करना है, ऐसे लॉक करने के बाद यूं उठाना है ऊपर की तरफ, देन डाउन। इस तरह उठाना है पैर। पैर एकदम सीधा रहेगा। अगर थोड़ा सा भी ऐसे बेंड होता है तो मतलब एक्सरसाइज सही नहीं हो रही है। आपको फिर से ऊपर उठाना है ऐसे, देन डाउन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, बट वो सही से नहीं करते हैं। तो वो नी को ऐसे बेंड करके लेट के पीछे की तरफ और करते रहते हैं, क्योंकि ये इजी होता है। तो हमें अगर पूरा फोकस अपना फ्रंट ऑफ द थाई पर लेना है मसल टोन करने के लिए, तो हमें नी को लॉक करना पड़ेगा ऐसे प्रॉपर। नी के नीचे कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा रहेगा आपका पैर। देन यू विल लिफ्ट इट अप लाइक दिस एंड टेक इट डाउन। 1 2 3 4, जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही हम दूसरे पैर के लिए भी कर सकते हैं। नी को बेंड करने की जरूरत नहीं है। नी को बेंड तभी करना है अगर आपको बैक में पेन हो रहा है कुछ, तब आप बेंड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो कि लेटरल ग्रुप के लिए है, यानी कि आउटर थाई, जो ये वाला एरिया होता है। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज है। तो जो लोग एक्टिव हैं बहुत अच्छे से, वो खड़े होके भी कर सकते हैं, बट लेट के करने पे क्या होता है कि एंटी ग्रेविटी मूवमेंट होता है, तो ज़्यादा लोड पड़ता है मसल्स में। और आप उसमें 1/2 kg या 1 kg वेट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ईजी लग रहा है कि मैं ये तो बहुत ईजी है, तो आप 1/2 kg वेट ऐड कर सकते हैं अपने एंकल पर, देन यू कैन डू इट। तो इसको भी नी लॉक रखना है प्रॉपर। जैसे मैं खड़े होकर बता देता हूँ कि लेट के कैसे करना है। तो अपना जो कि आपका ऊपर वाला साइड है, ठीक है, तो उसमें हाथ को आपको ऐसे पीछे रखना है बैक को होल्ड करने के लिए। फिर आप इस तरीके से पैर को उठा सकते हो, 1 2 3, जस्ट लाइक दैट। तो अगर ये इजी लग रहा है तो उसको होल्ड कर सकते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन इसमें भी नी एकदम सीधा रहेगा। मतलब जितनी भी एक्सरसाइज अभी हमने करी हैं, इनको स्ट्रेट लेग रेज बोलते हैं। तो सब में नी आपका एकदम स्ट्रेट रहेगा। नी अगर बेंड होता है तो फिर एक्सरसाइज सही से नहीं हो रही है। जिस मसल पे हम लोड डालना चाह रहे हैं उस पर नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो कि फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है, ये बेसिकली इसमें थोड़ी ज़्यादा एक्टिवनेस चाहिए होगी हमको। ये हमारे काफ मसल्स के लिए है। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी बॉल को पकड़ लेंगे आगे से। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम इस तरीके से थोड़ा पीछे आ गए। आई थिंक 1 मीटर की दूरी काफ़ी रहेगी, जितना आपका हाथ होता है ना उससे लगभग। फिर आगे इस तरीके से आपको मूव कर जाना है। फिर आपको सिर्फ हील रेज करने हैं ऊपर की तरफ। तो आपकी जो पूरी बॉडी होगी उसका वेट आपके काफ मसल्स ऊपर उठाएंगे, जिससे कि उनमें टोनिंग होगी, उनमें स्ट्रेंथनिंग आएगी। इस तरीके से आप मूव कर सकते हो।
तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि क्या होता है कि काफ मसल्स बहुत सारे लोग मतलब ध्यान नहीं दे पाते लेटर एज में जाके, तो उनको पैरों में स्वेलिंग होना और ये सब इश्यूज आते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी उनकी ठीक हो जाएगी इससे। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये कर सकते हैं। बट ये कि थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पीछे जाने पे पैर स्लिप ना हो जाए, तो एंटी स्किड शूज़ पहन के ही करें। अगर फ्लोर पे कर रहे हैं, बेयर फुट कर रहे हैं, तो भी ध्यान रखिएगा कि पैर फिसल ना जाए पीछे। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये हमारे ग्लूट्स के लिए है, जो हमारे बटक्स होते हैं, तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमें स्टेबल करने के लिए। जब हम वॉक कर रहे हैं या हम बैठे हुए हैं, तो हम जब चलना शुरू करते हैं तो कितनी एक्टिवली हम उठ के खड़े होकर चलना शुरू कर देते हैं, ये बटक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उसमें। तो इसमें एक्सरसाइज में सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको साइड लाइन लेटना है, उसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड करके, उसके बाद सिर्फ जैसे इसमें दिख रहा है कि आपके पैर टच रहेंगे, बट नीज आपके अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो जो साइड ऊपर वाली है वो नीज आप ऊपर उठाएंगे, देन डाउन। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। हमारे पास टाइम तो शायद अभी है, ओके। तो इसमें सिंपली आपको ऐसे लेटना है, देन यू कैन फोल्ड योर नी लाइक दिस एंड इस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसमें दोनों साइड से करना है आपको। ये मैं जैसे लेफ्ट से कर रहा हूँ, ये मैं लेफ्ट से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दूसरी साइड करवट लेकर राइट से भी करना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत इजी भी है। ओके, तो सेकेंड एक्सरसाइज जो है हमारी डायनेमिक क्वाड्स बोलते हैं इसको। ये तो बहुत ही ईजी है, कोई भी कर सकता है, आप करते भी होंगे घर पे। आपको चेयर पे ऐसे बैठ जाना है और चेयर पे बैठने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है कि एकदम पीछे की तरफ होकर बैठना है, जिससे कि आपका जो नी जॉइंट है वो एकदम कॉर्नर पे आ जाए। जब वो वहाँ पर टच हो जाए, उसके बाद आप क्या करोगे, पैर को ऐसे ऊपर उठाओगे एकदम सीधा। फुल नी एक्सटेंशन करना है। अगर फुल नी एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, नीचे तक हो रहा है, तो मतलब आपके क्वाड्रिसेप्स थोड़ी वीक हैं, आपको उन पर वर्क करने की ज़रूरत है। आगे फ्रंट होती थाई आपकी काफ़ी वीक है, तो इसलिए आपको फुल नी एक्सटेंशन करना है, एकदम प्रॉपर सीधा होना चाहिए। कुछ लोगों को अगर आर्थराइटिक प्रॉब्लम है तो उनको दर्द हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। इस तरीके से उठाना है ऊपर की तरफ एकदम एंड डाउन। इसको आपको होल्ड करना होगा, क्योंकि ये बहुत इजी लगेगा। अगर आप बिना वेट के करोगे या बिना होल्ड करे, तो आप 1/2 kg का एंकल वेट ऐड कर सकते हैं या 1 kg का एंकल वेट ऐड कर सकते हैं और होल्ड करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर दूसरे पैर के लिए करेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से टोनिंग आपकी मसल्स की हो जाएगी, क्योंकि जब भी आपकी डाइट कंट्रोल्ड होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें मसल लॉस आपका बहुत तेज़ी से होता है। तो वो मेंटेन रखने के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से हम करेंगे। यस, ओके। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर एडक्टर्स ग्रुप के लिए, जो इनर थाइज होती हैं उसके लिए है। तो ये भी बहुत इजी है, बस इसकी पोजीशनिंग थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा कि आप मैट पे या फिर बेड पे आप ऐसे लेटेंगे साइड लाइन में आके, क्यों, और जो आपकी ऊपर वाली लेग होगी, जैसे मैं लेफ्ट से लेटा हुआ हूँ, सॉरी राइट से मैं लेटा हूँ, तो लेफ्ट साइड मेरी ऊपर है। फिर मैंने क्या किया, नी को ऐसे फोल्ड करके आगे की तरफ यूँ रख लिया, आगे की तरफ। देन जो मेरा राइट वाला फुट है, पूरा लेग, वो मैंने एकदम फुल्ली स्ट्रेट किया, फुल्ली एक्सटेंड, देन लिफ्ट इट अप लाइक दिस, देन टेक इट डाउन। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। हालांकि जो हमने अभी दोनों नीज को फोल्ड करके बीच में टॉवल या बॉल को रख के प्रेस करने वाली एक्सरसाइज की थी, वो भी सेम ही है, बट ये थोड़ी एडवांस में आ जाती है कि इसमें आप एंटी ग्रेविटी मूवमेंट करते हो इस टाइप से। तो ये एक्सरसाइज आप जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ बहुत इजी है, आप जैसे वीडियोस देखेंगे पीपीटी में आप आराम से कर सकते हो। आमिर जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू। सो ये जो टॉपिक है ये कोर स्ट्रेंथनिंग का है, ठीक है। इसको हम सोच रहे थे कि आगे डिस्कस करेंगे, बट कोई बात नहीं, फिर दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। इसको भी मैं बता देता हूँ।
ओके, सो जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है ये तो थोड़ी मतलब मुश्किल है, इसको आप बहुत इजीली नहीं कर पाओगे। तो उससे पहले आप सेकंड एक्सरसाइज करनी है ब्रीजिंग, जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आराम से करना है आपको, दोनों नीज को अच्छे से फोल्ड करना है, मैं बता देता हूँ। ओके, तो आपको लेटना है ऑन योर बैक जस्ट लाइक दैट एंड फोल्ड योर नीज टिल 90 डिग्रीज लाइक दिस and stomach tight and then lift it up like this and down, lift it up and down। इसमें आपका स्टमक ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा टाइट रहेगा वो। then down, lift up and down। ये बेसिकली लोअर एब्डोमेन के लिए एक्सरसाइज है आपके लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। जब कभी ऐसा होता है कि वेट लॉस हो जाता है तो उसमें स्किन भी थोड़ी लूज हो जाती है, तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल है। और जो तीसरी एक्सरसाइज है इसमें बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कोर एंगेज की एक्सरसाइज होती है। या इसमें आपने पेल्विक फ्लोर मसल्स और एब्डोमेन मसल्स को एक साथ एंगेज करके टाइट किया हुआ है और उसको होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है। 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। तो ये भी बेसिकली जो हम कर रहे हैं, ब्रीजिंग जो हम कर रहे हैं, ये भी वही एक्सरसाइज है, बट ये थोड़ी स्टैटिक पोजीशन में, ये डायनामिक पोजीशन में हो जाती है। अमर जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो ये भी कोर की ही है एक्सरसाइज। ये तो आराम से हो जाएगी वैसे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम SLR कर रहे हैं, स्ट्रेट लेग रेज टिल 90 डिग्रीज। बट ये है कि सब लोग इतना ऊपर उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के क्या होता है कि हैमस्ट्रिंग जो बैक ऑफ द थाई मसल्स होते हैं वो काफ़ी टाइट होते हैं, तो सब लोग इतने अच्छे से उठा नहीं पाएंगे। बट हाँ, वो अगर एक एक करके ऑल्टरनेटिवली उठाएंगे दोनों पैरों को, तो उनके कोर पे काफ़ी अच्छा लोड आएगा। तो और ये सारी जितनी भी कोर की एक्सरसाइज हैं, ये ध्यान रखना है कि आप कोर को अच्छे से, मतलब आपका जो ट्रंक है, जो स्टमक वाला एरिया है, उसको अच्छे से टाइट करें पहले, उसके बाद ही एक्सरसाइज इनिशिएट करें। अदरवाइज तो आपको थोड़ा क्रैम्प आ सकता है। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है, ये हमारी बैक और कोर दोनों के लिए है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें एक पैर और एक लेग ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, बट अपोजिट साइड का। तो इसमें आपको, अगर आप राइट लेग उठा रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड उठाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और अगर लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो राइट लेग उठाना पड़ेगा, ताकि आपका बैलेंस बना रहे और आप एक साइड में ना गिर जाएं। तो ये थोड़ी एडवांस में चली जाती हैं। पहले आप वो एक्सरसाइजेस करें जो बेसिकली पीछे दिखाई गई हैं, जैसे ब्रीचिंग हो गया और कोर एंगेज एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद ये दूसरी एक्सरसाइज है, ये साइकिलिंग है। तो इसमें आपके चारों हाथ पैर मूव हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, बट थोड़ी एडवांस में जाती है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो आज के लिए यही एक्सरसाइजेस थी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है एक्सरसाइज में किसी, तो मैं दोबारा करके दिखा सकता हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर पोजीशनिंग समझ नहीं आ रही हो तो। आई थिंक सबको समझ आ गई। ओके, अगर वीडियो आपका ऑन होता तो मैं देख पाता कि आप सही से कर रहे हैं कि नहीं। आई थिंक डॉक्टर खालिद, यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। आई थिंक हम अगली बार से ऐसा करेंगे ना, एक्सरसाइजेस का नंबर कम रखेंगे, सिर्फ 2 या 3 ही रखेंगे, और फिर उन्हीं को रिपीट करेंगे, मतलब बट जो आपने चीजें बताई हैं टूलिंग वाली, दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आदमी घर के ऊपर भी घर के अंदर भी कर सकता है, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस के अंदर भी कर सकता है। काफी लोग कहते हैं कि मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं कहाँ से एक्सरसाइज कर पाऊंगा, तो चेयर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के यू कैन डू लॉट ऑफ गुड एक्सरसाइजेस। So let's keep the chair exercises for the next session. कि चेयर के ऊपर हम कैसे लोअर बॉडी और अपर बॉडी के एक्सरसाइजेस बैठे कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। जो लोग कहते हैं ना मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो जिम जाने का टाइम ही नहीं है, तो उनके लिए और इजी कर देते हैं, they can do it at office only. So we should thank you for a very thoughtful and very insightful session. और आज मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं। ये once in a
लाइफ टाइम सेशन आप मान के चलें, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी जहाँ पर सारी चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है, साइकोलॉजी को, फिजियो को इजी किया जा रहा है, जिससे कि आप आराम से कर पाए वेयर एवर यू आर. और आई एंजॉयड इट, आई होप एवरीबडी एंजॉयड इट. सो वी वेट फॉर नेक्स्ट सैटरडे, आई थिंक 4 PM, क्योंकि अभी रमजान है तो उसमें थोड़ा टाइम 4 PM रखेंगे. जैसे ही रमजान होली रमजान का मंथ खत्म होगा तो नेक्स्ट मंथ से आई थिंक वी विल चेंज द टाइम टू 5 to 6:30 लाइक दैट, सो जिससे Yes, कि sir. और लोग ज्वाइन कर पाए. सो आई एंजॉयड अ लॉट, आई थिंक एवरीबडी एल्स एंजॉयड अ लॉट. आमिर ने इसकी रिकॉर्डिंग की है और आमिर विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग विद पीपल हु वांट टू सी इट अगेन. तो आप आमिर को मैसेज कर दीजिएगा